एक राजनीतिक बदले की भावना से जो कंप्लेनेंट था वो आगे आया, उसके पीछे कौन है? लगता यही है कि सरकार है उसके पीछे, सरकार है या भारतीय जनता पार्टी है। उन्होंने उस कंप्लेनेंट को प्रेरित किया कि उसने केस को स्टे हटवाने की मांग की, उसके बाद एक उस पर नतीजा आया और नतीजा भी विकल्प है। तो इसमें विकल्प ये है कि उन्होंने एक अपील दायर कर दी, अपील में उनको जमानत भी मिल गई परसों। अब जमानत मिलने के बाद अपील की सुनवाई होगी, जिसकी तारीख 13 तारीख फिक्स हुई है। अब सुनवाई करेगा और सुनवाई होने के बाद संभावना ये है कि ये अपील उनकी जीतने लायक है और ये मामला शायद अपीलेट कोर्ट में जाके ख़त्म हो जाएगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र और इस वक्त बातचीत करने के लिए राहुल गांधी का जिस तरीके से सूरत कोर्ट में अपील दायर करने की एक बार फिर से कांग्रेस कवायद में है और 13 अप्रैल को उस पर सुनवाई भी होनी है। उस पूरे प्रकरण पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ सुप्रीम कोर्ट के वकील जो है हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं, पहले इनका परिचय आप तक पहुंचाते हैं, फिर आगे की बात इनसे शुरुआत करेंगे। सर, आपका नाम? वीवी गौतम। बीवी गौतम साहब, जिस तरीके से आपने देखा कि राहुल केस में जो है अब कांग्रेस चारों तरफ से घिरती जा रही है, उनको 2 साल की सज़ा हुई, फिर उसके बाद बेल मिल जाना, उसके बाद उनकी जो है सदस्यता रद्द होकर घर आवास पूरा छिन जाना, कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये सब जहाँ तक एक डिफेमेशन का केस, उनके ऊपर एक कंप्लेंट दायर हुई, कंप्लेंट के ऊपर जिस तरीके से 2 साल से वो केस बंद पड़ा था, उसके ऊपर स्टे लगा हुआ था, बाद में स्टे हटा और स्टे हटने की आप एक पूरी सीक्वेंस देखिए। सीक्वेंस इस तरीके की है कि जब राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में एक भाषण दिया, उस भाषण में सरकार से बहुत सारे सवाल उठाए, हिंडसबर्ग रिपोर्ट के ऊपर उठाए, 20,000 करोड़ के बारे में सवाल उठाया और बहुत सारे सवाल देश में प्रजातंत्र की खात्मे के ऊपर तरह तरह के सवाल उठाए। मोदी जी से बहुत सारे सवाल पूछे कि आपका और अडानी का संबंध क्या है। तो जब एक तीखे सवाल आने लगे तो कहीं ना कहीं ये एक राजनीतिक बदले की भावना से जो कंप्लेनेंट था वो आगे आया, उसके पीछे कौन है? लगता यही है कि सरकार है उसके पीछे, सरकार है या भारतीय जनता पार्टी है। उन्होंने उस कंप्लेनेंट को प्रेरित किया कि उसने केस को स्टे हटवाने की मांग की, उसके बाद एक उस पर नतीजा आया और नतीजा भी जिस तरीके से जल्दी आया, सामान्यतः इस केस में आज तक ये दूसरा मामला है आज़ादी से लेकर अब तक जब तक किसी डिफेमेशन के केस में किसी को सज़ा हुई। ये तो जहाँ तक मेरिट का सवाल है कि डिफेमेशन के केस में सज़ा सामान्यतः नहीं होती है, लेकिन अभी तक पिछले 75 साल के इतिहास में 2 केस में सज़ा हुई है। बाकी जहाँ तक इस केस में अगर हम डिफेमेशन की कानूनी तौर पे बात करें तो डिफेमेशन उनका एक डिफेमेशन का केस है फाइल करता तो समझ में आता कि डिफेमेशन का केस है, लेकिन एक तीसरा व्यक्ति, थर्ड पर्सन, जिसका कि कोई ना तो उसके ऊपर कोई बातचीत है, तो डिफेमेशन का केस किसी तरीके से बनता नहीं है। और नेचुरली सजा भी जिस तरीके से मजिस्ट्रेट के कोर्ट ने की वो कानूनी तौर पे जायज़ नहीं लगती, लेकिन चूंकि उनका फैसला है तो एक कानूनी प्रक्रिया है। लेकिन सर, सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि इतने सालों के बाद, इतने अंतराल के बाद एक डिफेमेशन का केस देखने को मिला है जिसमें इतनी जल्दबाजी हुई है और सज़ा दे दी गई और उनकी जो सदस्यता रद्द कर दी गई। हम आपसे बात से सहमत हैं, लेकिन सवाल और जनता ये जानना चाहती है, क्या इस पर कोई अब दोबारा से कोई विकल्प बचा है जिससे कि राहुल गांधी दोबारा से सदन में जा सकते हैं, उनका बंगला बच सकता है? देखिए, विकल्प है। तो इसमें विकल्प ये है कि उन्होंने एक अपील दायर कर दी, अपील में उनको जमानत भी मिल गई परसों। अब जमानत मिलने के बाद अपील की सुनवाई होगी, जिसकी तारीख 13 तारीख फिक्स हुई है। अब सुनवाई होगी, सुनवाई के बाद ये सारे मुद्दे जो मुझे संभवतः उनके जो लीगल टीम होगी उन्होंने ये सारी चीज़, ये मसले अपील कोर्ट में उठाए होंगे और अपील कोर्ट सुनवाई करेगा और सुनवाई होने के बाद संभावना ये है कि ये अपील उनकी जीतने लायक है और ये मामला शायद अपीलेट कोर्ट में जाके ख़त्म हो जाएगा। और एक बार मामला ख़त्म होता है तो उसके बाद सदस्यता बहाल हो जाएगी और सदस्यता बहाल होती है उसके बाद बंगला भी वापस मिल जाएगा। लेकिन ये एक राहुल गांधी के उनके व्यक्तिगत तौर पे एक अच्छी बात है कि उन्हें जब उनसे बंगला खाली करने को बोला गया, क्योंकि आज की तारीख में वो संसद सदस्य नहीं है, तो उन्होंने अपना बंगला खाली करने की बात कर दी कि ठीक है भाई, मैं बंगला खाली कर दूंगा। लेकिन अगर हम इसको दूसरे परिप्रेक्ष्य में देखें, ऐसे बहुत सारे सांसद हैं, माननीय लालकृष्ण आडवाणी जी है जो कोई भी सदन के सदस्य नहीं है लेकिन उनके पास बंगला है, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास संसद सदस्य नहीं है और उनकी सदस्यता जा चुकी है या सदस्य नहीं है लेकिन बंगला है। तो ये एक राजनीतिक प्रेरित भावना से प्रेरित कदम लगता है कि आपने एक तरफ जल्दबाजी में उनको एक्चुअली, उन्होंने कहा कि मोदी सरनेम को लेकर जो है पूरे जो ओबीसी समाज को आपने कटघरे में, दायरे में जो है शामिल करिए, इस वजह से जो है आप पर केस। जी हाँ,
लेकिन क्या होता है ना, ये सारी चीज़ के ऊपर एक हम अपने सामान्य बातचीत में और राजनीतिक जहाँ भाषण होता है, चुनाव के भाषण होता है, अभी आप 2 उदाहरण आपके साथ देना चाहूँगा। जी। संसद में माननीय प्रधानमंत्री जी ने, रेणुका चौधरी एक सांसद हैं, उनको उन्होंने बोल दिया कि ये उनकी हँसी सुपर्णखा जैसी है। एक महिला का इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है? दूसरा, उसके बाद अभी जब एक रिसेंटली एक फिर सदन में ही हुआ, ये भी सदन में भाषण देते हुए मोदी जी, प्रधानमंत्री जी हमारे बोलते हैं कि भाई गांधी परिवार का कोई भी व्यक्ति नेहरू सरनेम क्यों नहीं इस्तेमाल करता। हम सब जानते हैं कि सरनेम पिता का लगता है, माता का नहीं लगता। नेहरू सरनेम इंदिरा गांधी का उनका पितृपक्ष से था, तो राजीव गांधी की माता का सरनेम था, पिता का सरनेम गांधी था, इसलिए उन्होंने गांधी इस्तेमाल किया। तो थोड़ा मुझे लगता है कि ये सारी ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और ये राजनीति में ऐसी इस तरीके की बातों की परंपरा नहीं थी, लेकिन पिछले 8-10 साल से ये परंपरा ज़्यादा बढ़ी है, और शायद इस परंपरा के जनक ज़्यादातर प्रधानमंत्री जी खुद ऐसी बातें बोल जाते हैं जो उन्हें नहीं बोलनी चाहिए। और नेचुरली क्या होता है, जब एक आदमी बोलता है तो कहीं ना कहीं जवाब में दूसरी चीज़ें राजनीति में आती रहती हैं। तो इससे सभी राजनीतिज्ञों को बचना चाहिए, व्यक्तिगत आलोचना से, और व्यक्तिगत तौर पर ऐसे शब्द ना इस्तेमाल तो करें। माफी मांग लेना सही रास्ता था राहुल गांधी के लिए? माफी मांग लेते तो इतना बड़ा जो है मसला ही नहीं बनता। माफ़ी तब होती है जब किसी ने गलती की हो। अब उनको लगता है उन्होंने कोई गलती नहीं की इसलिए माफ़ी नहीं मांगी, बाकी कोर्ट अपना काम करेगा। कोर्ट ये देखेगा कि इसमें कोई अवमानना हुई है या इसमें कोई मानहानि हुई है। मानहानि देखिए बड़ा साफ है, मानहानि का जो कानून है, अगर किसी व्यक्ति को सबसे पहले पब्लिक प्लेस पे मीडिया में कोई ऐसा बोला गया हो जिससे उनकी मानहानि होती है, और एक्चुअली मानहानि हुई हो, तो वो व्यक्ति जिसने अगर केस डाला है वो बता दे कि मेरी मानहानि क्या हुई है, उसके बाद केस आगे बढ़ता है। तो ये सारी चीज़ें देखिए, अभी चूंकि मैं एक एडवोकेट के नाते ये नहीं पूरा कह सकता। मामला प्रकरण जज के संज्ञान में नहीं था? इतने पन्नों का जो केस था, इतने पन्नों की जो फाइल थी, क्या उसे इतनी जल्दी पढ़ दिया गया? हाँ, इतनी जल्दी इसीलिए चूंकि इस पे अगर इस पे गंभीरता से सोचा जाता, तो मेरे हिसाब से मैं चूंकि कानून को जानता हूँ, तो मेरे हिसाब से ये सज़ा देने का मामला नहीं बनता था। लेकिन चूंकि एक निर्णय है, अब इसका रास्ता अपील का है, अपील फाइल हो चुकी है, उस अपील पे आगे की अदालतें जो निर्णय लेंगी उस हिसाब से क्या आएगा। राहुल गांधी की जीत इस अपील पर सुनिश्चित है? सुनिश्चित तो देखिए, ये तो कोई भी नहीं जानता, एक कानून में जज जो होते हैं उनको फैसला करना होता है। लेकिन जो उस केस के तथ्य हैं, तथ्यों के आधार पे मैं इतना कह सकता हूँ कि हाँ, संभावना है, उस संभावना है कि इस केस में अल्टीमेटली ये मामला खारिज हो जाएगा और राहुल गांधी इस केस को जीत जाएंगे। तो क्या इससे जो है अब दूसरी पार्टी जो सत्ता में है वो ये कह रही है कि कांग्रेस इस पूरे मसले को तूल दे रही है, जिससे कि कर्नाटक में उसको फायदा हो जाए, तमाम राज्यों में चुनाव है उसमें फायदा हो जाए, ये सिर्फ जो है सेंटीमेंट पैदा कर रही है? आपके नजरिए से सेंटीमेंट है या केस है? देखिए, इसका तूल देने का शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने की। देखिए, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, ना मेरा किसी पार्टी के पक्ष में मत है, लेकिन अगर आप पूरा इसको एक न्यूट्रल तरीके से देखें तो इसकी शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने की। उन्होंने इस पूरे मसले को उछाला और उसके ऊपर एकदम तुरंत एक्शन लिया, और तुरंत एक्शन करके आनन फानन में इधर मजिस्ट्रेट का फैसला आया, और मजिस्ट्रेट के फैसले के बाद संसद सदस्यता रद्द कर दी, और उसके बाद उनका बंगला खाली कराने की बात की। तो नेचुरली क्या होता है ना, एक न्यूटन का नियम है कि जब कोई क्रिया होती है उसकी बराबर प्रतिक्रिया होती है और उल्टी दिशा में होती है। तो ये न्यूटन का नियम है। तो नेचुरली अगर मुद्दा आपने किया है तो मुद्दे का देखिए, ये राजनीति है, राजनीति में हर आदमी अपने हिसाब से राजनीतिक चीज़ों को इंटरप्रेट करता है। और चूंकि ये मसला कोलार का है, अगर कुछ इसमें होना भी था तो कर्नाटका में होना था, गुजरात का क्या मतलब। तो नेचुरली चूंकि कर्नाटका में होना है चुनाव, तो कर्नाटका में नेचुरली वो कांग्रेस भी अपनी पक्ष, अपनी बातें अपनी कर्नाटक की जनता के सामने रखेगी। अब ये तो जनता को निर्णय लेना है कि कौन सही है कौन गलत है। लेकिन नेचुरली ये एक एक्शन की रिएक्शन है, क्रिया की प्रतिक्रिया है, और न्यूटन का नियम है, उसके हिसाब से हुई है। लेकिन इसमें दूसरा प्रकरण भी ये आ रहा है कि राहुल गांधी जी में जो है घमंड है और उनमें जो है अहंकार है, बुद्धि का विकास कम है, इस वजह से इसी बात से भाषा का इस्तेमाल करते हैं, ऐसी बातों का इस्तेमाल करते हैं, शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। सावरकर को लेकर जो है इन दिनों इन्होंने मुद्दा छेड़ रखा है, अपने मंच से लगातार कहा है कि मैं गांधी हूँ, माफ़ी क्यों मांगूंगा, सावरकर थोड़ी ना हूँ। तो सावरकर के घर वालों ने कह दिया कि हम अपने आप पर मुकदमा दायर करेंगे, बताइए कब माफ़ी मांगे? देखिए देश अब एक और मुद्दा, देखिए देश में क्या है, हम प्रजातंत्र में रहते हैं, जी हर व्यक्ति को बोलने की स्वतंत्रता है, ठीक है। लेकिन अगर किसी को लगता है कि उसकी भावनाओं को ठेस पहुंची है तो अदालतों का रास्ता हमेशा खुला होता है, किसी के लिए भी खुला होता है। अगर किसी व्यक्ति को या उनके परिवार को लगता है कि उनके राहुल गांधी के बोलने से अगर किसी की कोई फीलिंग आहत हुई है तो वो उसके लिए कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन जहाँ तक सवाल ये है कि ये मतलब बुद्धि का ऐसा कौन सा पैरामीटर है, एक बात बताइए, एक आदमी जिसने आपने बोला कि बुद्धि कम है,
आपने किस इंडेक्स से एक आईक्यू मैं नहीं कह रहा, रविशंकर प्रसाद कह रहे हैं, जेपी नड्डा कह रहे हैं। देखिए मैं वही आप ये चीज़ मैं आपके माध्यम से जी। रविशंकर प्रसाद जी और जेपी नड्डा से ही पूछना चाहता हूँ हाँ। कि आपका ऐसा कौन सा इंडेक्स है हाँ। जहाँ तक एक बुद्धि मापने का एक तरीका है, उसको हम इंटेलिजेंट क्वेश्चन कहते हैं। हम्म। तो क्या आपने राहुल गांधी का इंटेलिजेंट क्वेश्चन आपका देखा? राहुल गांधी एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, उन्होंने ब्रिटेन के यूनिवर्सिटी से एमफिल की डिग्री प्राप्त की, उसके बाद कुछ डिग्री हार्वर्ड से प्राप्त की। एक अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, समझदार व्यक्ति हैं, और ये सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने हजारों करोड़ रुपए खर्च करके राहुल गांधी की इमेज को खराब करने की कोशिश की, उन्हें पप्पू बनाया, पप्पू बताया, उनके बनाने से नहीं बन सकते। लेकिन अब देखिए इतिहास गवाह है, आपके सामने आप लोगों ने शायद यात्रा कवर की है, मुझे दिखाई दे रहे हैं आप लोगों ने यात्रा राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा कवर की, उस यात्रा में कम से कम मेरा अंदाज है वो कई करोड़ लोगों से मिले, उन करोड़ लोगों से उन्होंने बातचीत की, लोगों की समस्याएं सुनी, समस्याओं को जनता तक पहुंचाया और आप लोगों के माध्यम से सरकार तक भी पहुंचाया। सरकार ने उसका राजनीतिक और उसका पॉजिटिव पक्ष नहीं लिया, नेगेटिव पक्ष लिया, और उस नेगेटिव पक्ष के लिए वो दिल्ली पुलिस ने उनके ऊपर एक नोटिस किया कि आप बताइए कि भाई आपके पास कौन पीड़ित लोग आए थे और उन पीड़ित लोगों के बारे में बताइए, लेकिन उनको आप बताइए। मैं कहता हूँ चलिए जान लिया, लेकिन एक महिला अगर उसके साथ कोई परेशानी हुई है, क्या दिल्ली पुलिस ने उसको हल करने की कोशिश की? क्या गृह मंत्री ने उसको हल करने की कोशिश की? बिल्कुल नहीं की। आंकड़ा दीजिए ना आप, आंकड़ा देते तो आंकड़ा देखिए, आंकड़ा तो जब आपको मीडिया से इतना पता है तो आप देखिए सरकार चुप नहीं बैठती। राहुल गांधी की पूरी यात्रा सरकार ने कवर की है, और जब राहुल गांधी की पूरी यात्रा सरकार ने कवर की है तो सरकार को पता है कि कौन कौन मिला है, कैसे मिला है, किससे क्या बात हुई है। इसके लिए कोई पब्लिक डोमेन में चीजें जानकारी की जरूरत नहीं है, और ये तो रोज घटनाएं होती हैं। आप अगर न्याय रियली देना चाहते हैं, हाथरस की उस लड़की को न्याय दे दिए जिसका रेप हुआ, जिसकी बॉडी रात को जला दी गई। अगर आप न्याय देना चाहते हैं तो भट्टा परसोल के लोगों को दीजिए। तो न्याय के तो बहुत सारे हैं। न्याय अगर आपका देने का मकसद है तो न्याय देने के लिए आपको राहुल गांधी की उसकी जरूरत नहीं है। आप न्याय रोज किसी ना किसी के साथ अन्याय होता है। किसी भी आप देखिए अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को जानबूझ के टारगेट किया जाता है, आप दीजिए ना न्याय, उनको क्यों नहीं देते? तो न्याय देना सरकार का काम है। लेकिन अगर आप एक पक्ष में जाके आप तो 80-20 का खेल जब खेलते हैं तो फिर न्याय कहाँ से मिलेगा? तो 80-20 में तो न्याय नहीं मिलेगा, ये तो 20-20 हो जाएगा सीधा। तो इसलिए देखिए सरकार को मतलब न्याय की अगर बात करते हैं तो आप सरकार जिस मकसद के लिए चुनी जाती है लोगों के भले के लिए होती है। सरकार कह रही है सबके साथ सबका विकास कर। हाँ, लेकिन कहाँ हुआ विकास? इस देश में इस समय 20 करोड़ से ज़्यादा बेरोजगार हैं, लोगों को नौकरी नहीं है, 5 किलो अनाज पे लोगों को जीना पड़ रहा है, और अनाज भी देते नहीं है राशन, लेकिन राशन किसी के घर का नहीं है, हमारे अपने पैसे का। आज अगर भिखारी भी 1000 रुपये रोज कमाता है तो 180 रुपया वो भी 500 रुपये कमाता है, तो उसमें से 90 रुपया रोज GST देता है, वो अपने हक का ले रहा है, कोई सरकार दान नहीं दे रही है उसको। लेकिन सरकार से लोगों को अनाज नहीं चाहिए, नौकरी चाहिए। 15,000 रुपए महीने की सम्मान की नौकरी दे दीजिए, भीख मत दीजिए। ये भीख है। कहना चाह रहे हैं आप जो है इस पर जो भावना, जो दूसरी भावना पर जो है बदले की भावना लेने के लिए इस पर कार्रवाई की गई है? किस पे? राहुल गांधी जी पर जो पार्टी ऐसे यही लगता है, और इस सब से बचना चाहिए। देखिए राजनीति में आप, मुझे याद है अच्छी तरीके से, एक राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे तो कोई यूनाइटेड नेशंस में मुद्दा उठा, अपोजिशन, और इसमें देखिए मुद्दों पे विवाद होता था, लेकिन कभी भी देश एक था पूरा। अब वाजपेयी जी को पूरे देश को रिप्रेजेंट करने के लिए यूनाइटेड नेशंस भेजा गया। तो इस तरीके से हम एक अच्छा अपोजिशन हो और अच्छी सरकार हो, और सरकार और अपोजिशन इस तरीके से ना लड़े। इस तरीके से सरकार के ऊपर जिम्मेदारी है कि विपक्ष को सही तरीके से रखे। ठीक है, आखिरी सवाल मेरा ये है कि क्या जल्द जो है राहुल गांधी सदन में दिखाई देंगे? देखिए ये तो सब उस नतीजे के ऊपर है कि उस अपील का क्या निर्णय आता है, अपील कितनी जल्दी होती है, और अगर अपील जल्दी ख़त्म हो जाएगी, अपील का जल्दी नतीजा आ जाएगा तो जल्दी संसद में दिखाई देंगे। और अदरवाइज़ तो देखिए कानूनी प्रक्रिया है, अब चूँकि एक सज़ा हो चुकी है, जब तक वो सज़ा ख़त्म नहीं होती कोर्ट से सज़ा ख़त्म होगी, उसके बाद ऑटोमेटिकली उनकी बहाली होगी, वापस संसद में आएंगे। बाकी तो मुद्दा जनता के सामने है, जनता को निर्णय लेना बचा हुआ है, चांस बिल्कुल चांस बचा है। बिल्कुल ठीक है, राहुल गांधी के पास बड़ा चांस, बड़ा मौका, बड़ा विकल्प जो है कह सकते हैं सदन में जाने का, और बंगला वापस उनके पास मिलने का बचा है। ये सुप्रीम कोर्ट के वकील BV गौतम के द्वारा आपने जाना कि किस तरीके से इस पर कार्रवाई होनी है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।